क्वेश्चन देखते हैं। यार संजय एक अडिको बार वो चैनल दिखा दे। चैनल। हाँ। है यार ये क्या नाम है इसका? हाँ, उस ये पर रहा। क्लिक करो, जो लिंक है ना नीचे। हाँ। ठीक है, तो मैंने मतलब इसमें ऐसा क्या करा है, जैसे अपन रेगुलरली जो भी वैलिडेशन करते हैं ना, उसके लिए अपन ऐसा एक एक लिंक डाल देंगे ऐसा डेली। हम्म। जो भी वैलिडेशन करेंगे वो एक ही जगह पे रहेगा, फिर रिवीजन के लिए काम कर आसान रहेगा अपने लिए। चलिए, वो है ना यार डेली वाला ग्रुप बातें करेंगे। अरे ग्रुप में वो एक जगह नहीं मिलता ना अपने को, डे वाइज या टॉपिक वाइज नहीं मिलता ना। हाँ, ये टॉपिक के नीचे सही रहेगा, मतलब मैं कंसोलिडेटेड। टॉपिक वाइज ऐसे हेडर बना लूंगा, जैसे आज के टॉपिक है तो 3 टॉपिक हो गए ना, तो आई अपडेट द चैनल का लिंक जो नेम है ना, ये नेशनल इनकम एंड प्लानिंग करा है उसके लिए। अगर हम्म। पावर्टी हम पहुंच गए तो आई एडिट दैट थिंग। तो हेंस फोर मतलब ऐसे टॉपिक वाइज प्रॉपरली रहेगा लिंक अपने पास। एंड इन सबका बाद में मैं इंडेक्स बना दूंगा, सो दैट इट विल बी इजियर फॉर रेफरेंस। cool। ठीक है, तो सब लोग मतलब इसी में डाल दो जो भी आप कमेंट करोगे या जो भी है। ठीक। राइट, स्टार्ट तो कर लो। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। A decrease in tax to GDP ratio of the country indicate which of the following? First is slowing economic growth rate. Second is less equitable distribution of national income. क्या होना चाहिए? हेलो। सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है डिक्रीज इन टैक्स टू जीडीपी रेशियो। ठीक है, मतलब जीडीपी के मुकाबले जो है टैक्स कम आ रहा है कहीं ना कहीं। इट इज अ सिंबल ऑफ स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। यार आई डोंट थिंक सो, मतलब अगर जीडीपी कम हो रहा है, मतलब अगर ग्रोथ रेट कम हो रहा है तो जीडीपी कम होगा, बट इट्स नॉट नेसेसरी टैक्स कम होगा उस टाइम पे। टैक्स टू जीडीपी सिंबल ऑफ मतलब ऑनेस्टी कितनी है लोगों में, भरना कितना चाहते हैं, मतलब वो ट्रस्ट कितना है गवर्नमेंट के अंदर, उसका एक आता है। तो आई डोंट थिंक वन सही होगा। बाकी लोग बताओ नहीं कुछ और। टैक्स नहीं टैक्स कम हो रहा है और जीडीपी बढ़ रहा है। अब जीडीपी बढ़ रहा है इसमें, इसका मतलब कि हमारे जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो कम हो रहा है। जब कैपिटल फॉर्मेशन कम हो रहा है तो एक इंडिकेटर तो होता ही है ना, हमारी ग्रोथ कम हो रही है। कौन सा क्वेश्चन है? फर्स्ट ये है भाई। ठीक है ठीक है। नॉट नेसेसरीली कि टैक्स कम होने पे इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो होगा, मतलब हो सकता है लेकिन। चलो ठीक है, इसको हो सकता है वाला कंडीशन रखते हैं। सेकेंड, लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। ये तो गलत है। ये गलत ही लग रहा है। लेस इक्विटेबल क्यों गलत लग रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि मतलब ऐसा है कि जो नेशनल इनकम होता है बेसिकली, अगर उसमें क्या बताए, वो जो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं, फॉर एग्जांपल मतलब जो देश के अंदर जो टैक्स आते हैं, तो इसका यहाँ पे रिलेशन क्या है? ये तो मतलब आते ही रहेंगे ना। लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। देखो पहली बात तो जो डिक्रीज इन टैक्स टू जीडीपी रेशियो, मतलब पहले तो होगी टैक्स हमारा कम है और हमारा जीडीपी बढ़ा है। ठीक है, तो नहीं, इससे जीडीपी निकलेगा बढ़ा ऐसा हमारा। नेसेसरी नहीं है। हाँ, नहीं, जीडीपी बढ़ा नेसेसरी। जीडीपी जीडीपी वही है। शक्तिमान जी, कांस्टेंट नहीं हो मतलब सकता ना। वो क्या है, मतलब टैक्स कम हो रहा है, जीडीपी सेम ही है ना, ये हम्म। अज्यूम करके There चले। can there can be two scenarios, either in which case tax to GDP ratio will decrease. So one scenario is either tax is decreasing, second scenario could be that GDP is increasing. डीपी आई थिंक इको है आपके माइक पे। ठीक है यार, इसका आंसर यार देख लेते हैं। सॉल्यूशन ही पढ़ लेते हैं, मतलब किसी को भी। तो आंसर था सी, बोथ आर करेक्ट इसके अंदर।
पहला है टैक्स टू जीडीपी रेशियो इज अ रेशियो ऑफ टैक्स नेशंस टैक्स रेवेन्यू रिलेटिव टू इट्स ग्रॉस जीडीपी। ठीक है, ये तो आई थिंक सबको पता ही था। और मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स सर्विसेज अ कंट्री प्रोड्यूस। द टैक्स and GDP are generally related. The higher the GDP, the more is the tax collection. Conversely, countries with lower tax produce a lower GDP. A lower tax to GDP ratio indicates lower economic development and less equitable distribution of the wealth. Yeah. The tax to GDP ratio is an economic measurement that compares the amount of taxes collected by a government to the amount of income that the country receives for its products. Hence, both the statements are correct. हाँ, मेरे को एक बात समझ में नहीं आई यहाँ पे। देखिए, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं बेसिकली, फॉर एग्जांपल आप स्पेक्ट्रम की बात ले लो, तो अगर वो जो रिजर्व प्राइस होता है बेसिकली कम रखा जाता है, ठीक है, तो वो एक नेचुरल रिसोर्सेस है, ठीक है। और अगर उसमें जो एलोकेशन होता है, अगर कम सरकार को टैक्स वसूल मतलब हासिल होता है, तो क्या जीडीपी कम हो जाता है? या फिर कोल एलोकेशन की बात कर लीजिए ना। यार GDP टैक्स टैक्स national, सिर्फ जीडीपी नहीं होता है। जीडीपी मतलब होता है कि बिना टैक्स के भी तो जीडीपी। हाँ मतलब जीडीपी इज बेसिकली कि कितना अमाउंट ऑफ सर्विसेज या कोई गुड्स जो है वो प्रोड्यूस हुए कंट्री के अंदर। ठीक है, तो सिर्फ वैल्यू एक, एडेड इन इकोनॉमी। हाँ सिर्फ एक एंटिटी से नहीं होगा, मल्टीपल एंटिटीज होंगी उसके अंदर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर टैक्स कम आ रहा है ना, तो इसका मतलब या तो लोग चोरी कर रहे हैं टैक्स की, टैक्स नहीं भर रहे उतना, या दूसरा इसका रिलेशन हो सकता है कि मतलब जीडीपी ही कम है, इस कारण टैक्स भी कम आ रहा है। मतलब लोगों के मतलब पास पैसा कम ही है, टैक्स भरने लायक है ही उतना पैसा है ही नहीं, ये भी हो ये जो सकता है। टैक्स इवेजन का कॉन्सेप्ट है, ये यही आता है क्या? हाँ मतलब टैक्स चोरी कर रहे हैं तो इसका मतलब टैक्स नहीं आ रहा है ना। दो सिनेरियो में हो सकता है, या तो इतनी इनकम ही नहीं है कि टैक्स कम हो जा रहा है, या दूसरा कि लोग टैक्स की चोरी कर रहे हैं। हाँ तो यही तो है दोनों ऑप्शंस का मीनिंग, मतलब अगर तो आई देखा थिंक जाए तो। दोनों सही होना चाहिए ना। नहीं, यूपीएससी के आंसर की में ए बोला है, कह रहे हैं टीचर। बेस्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन से कोई मतलब नहीं है। मतलब वो जरूरी नहीं है, अगर 1% बहुत मतलब जैसे यहाँ इंडिया के केस में वो लोग तो टैक्स पे कर ही रहे हैं ना। अरे अच्छा देखो, ये जीडीपी निकालने के 3 मेथड होते हैं, सबको मालूम है, ठीक है। इनकम मेथड होता है, एक्सपेंडिचर मेथड होता है, और प्रोडक्ट मेथड होता है। जब तो जो एक्सपेंडिचर मेथड होता है, मतलब कि सबके पास पैसा है, सब लोग खर्च कर रहे हैं, मतलब कि तो सबके पास मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, ठीक है। और जो ये क्वेश्चन दे रहा है, ये डिक्रीज इन टैक्स टू जीडीपी रेशियो, इसमें 3 बन सकते हैं हमारे केसेस। पहला कि टैक्स हमारा कम हो रहा है और जीडीपी हमारा कांस्टेंट है। दूसरा हमारा कि टैक्स कांस्टेंट है, जीडीपी बढ़ रहा है हमारा। तीसरा है कि टैक्स और जीडीपी, टैक्स मतलब कि ज्यादा कम हो रहा है जीडीपी कंपैरिजन में। हाँ उल्टा बोल सही दिया है। मैंने। हाँ मतलब 3 केस हो सकते हैं इसमें। तो हाँ ये 3 केस। लेस इक्विटेबल किसी केस में नहीं होगा, क्योंकि जीडीपी हमारा इधर बढ़ रहा है, जीडीपी या जीडीपी मतलब जीडीपी हमेशा बढ़ ही रहा है, मतलब कि ऐसा नहीं जीडीपी डिक्रीज हो रहा हो। तो हर समय मतलब कि इक्विटेबल, लेस इक्विटेबल नहीं, इक्विटेबल ही है हर समय। ऐसा पता नहीं लग रहा है मुझे। यार एक बार मृणाल का मिल रहा है कि देखना जरा, कौन सी ईयर का क्वेश्चन है ये विजय? ये 1920 इसी के आसपास का होगा। 1920। अच्छा एक बात मुझे पूछना था, क्वेश्चन ये टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या कभी शो करता है क्या कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा या नहीं? मतलब ये मुझे तो नहीं लगा जीडीपी टू टैक्स रेशियो शो कर पाएगा। नहीं उसका नहीं इससे नहीं कोई करता मतलब है। नहीं है? और अगर ये इंडिकेटर वैसे ही कोई नहीं रिलेशन है, नहीं होगा जीडीपी का, जीडीपी ठीक है। नॉट द इंडिकेटर टू शो द इक्विटेबल ग्रोथ। इवन कोई वो टैक्स नहीं भी नहीं, जीडीपी। हाँ, इवन टैक्स भी नहीं है। टैक्स को हाँ, कंप्लायंस जितना बेटर होगा वो होगा वो कि उस पे डिपेंड करता है। हो सकता है कि अमीर लोग ही टैक्स भर रहे हो, हो सकता है कि अमीर लोग ही प्रोडक्शन कर रहे हो, गरीब लोग को नहीं मिल रहा हो। नहीं, उसमें भी काफी केस है ना कि लोग टैक्स दे नहीं रहे हैं
होने के बाद, मतलब कि वो कितना कंप्लाई यार करते ये हैं, कंप्लायंस 2015 ऑफ क्वेश्चन लॉस है भी क्या ये? होता है ना। गाइस ये क्वेश्चन कौन सी ईयर का है? नहीं पता, उसमें ईयर नहीं लिखा था यार क्या? मतलब 2015 का दिख रहा है मेरे को। सिविल्स डेली ने आंसर इसका 2 ओनली दिया हुआ है। ये तो और है। सब लोग अपना आंसर निकाल रहे हैं। अलग अलग आंसर। यूपीएससी का देखो ये है उसमें। हाँ हाँ, उसी में देखना। देखा क्या तुमने विजय? हाँ, विजय ही कह रहा है। विजय ने एक बार बोल दिया तो समझ लो। हाँ, भाई साहब नेवर रॉन्ग। इजी। सर एक ऑप्शन इज बीइंग नीदर वन नॉर टू, मतलब सब लोग यार इसमें अपना अपना लेके आ गए बी हैं, आंसर है। तो काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। ठीक है, ठीक ये है, इसको ढूंढना क्यों बाद नहीं कंफ्यूजन मिल होने रहा? का रीजन ये, वो जो उसने बोला ना, इसको अभी बाद किसी में ने देख बोला था लेते ना, हैं, नहीं तो शशांक ने बोला, तो वो भी हाँ, हो शायद सकता है कि 3 केसेस आ रही है। हाँ टैक्स। अच्छा अपन एक काम करते हैं यार, इसको छोड़ देते हैं। इसको कमेंट स्किप डाल कर देता हूँ मैं, लीजिए। अपन देख लेंगे। हाँ तो बाद में देख लेंगे सबका ये यार वो जो अलग। 25 साल का है, किसी के पास बुक क्या प्रीलिम्स का? हाँ, मेरे पास है। हाँ, उसमें चेक कर लेना अगर टाइम मिले तो। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं यार अभी। Economic growth is usually coupled with deflation, inflation, taxation, hyperinflation. तो इन्फ्लेशन होगा ना ये तो। इन्फ्लेशन। हाँ, ठीक है, correct. बेस ईयर क्या है? बेस ईयर 11 ना, 2011, पता नहीं अभी। तो हाँ, इन्फ्लेशन ही 11 होगा ना 11 ना। ग्रोथ। तो इन्फ्लेशन कौन सा वाला इन्फ्लेशन देख रहे हो? CPI? सीपीआई। सीपीआई पे होता है यूजुअली। और सीपीआई अभी कुछ इंडस्ट्रियल वाला चेंज हुआ था ना, 2016 कुछ हुआ था ना शायद, वो 2016-17 हो गया था। इंडस्ट्रियल वाला। IW ना? IWIW। हाँ ठीक है, शायद, सेकंड पता वन। नहीं, ध्यान नहीं आ रहा। इकोनॉमिक ग्रोथ बोल रहा है तो वो जीडीपी पे बात कर रहा है ना? राइट, नहीं, जीडीपी ग्रोथ, हाँ राइट। उसका ठीक है, बेस ईयर 2011 ही है। economic growth results in higher disposable income available with the consumer, which increases the overall demand along with the supply available for consumer. This increase in demand spurs inflation, which increases the general price of the goods and services in the market, which eventually becomes a necessary evil for growing economy. Hence, economic growth is usually coupled with inflation. Deflation पता ही है, reduction of general level of prices in an economy. Taxation, persistently high inflation combined with high unemployment and stagnant demand in country's economy. ठीक है, हाई इन्फ्लेशन भी चल रहा है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट भी चल रहा है और स्टेगनेंट डिमांड हो गई कंट्री में, तो वो स्टैग्नेशन का सिचुएशन हो गया। हाइपर इन्फ्लेशन इज वेरी हाई एंड टिपिकली एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन, जब मतलब इकोनॉमी एकदम गिरने के कगार पे आ जाती है तब ऐसी हालत हो जाती है। Okay. तो अभी आई थिंक हमने पढ़ा था कि इंडिया जो है रिसेशन में आ गया है, तो कब कहते हैं कि कंट्री जो है वो एक्चुअली रिसेशन में पहुंच गया? 2 क्वार्टर्स तक। 2 क्वार्टर्स तक सीमित रहता है, मतलब जब डिमांड कम हो जाता है और आउटपुट भी कम होता है। हाँ, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रही है इकोनॉमी 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स के लिए, तो फिर रिसेशन का कंडीशन हो जाता है। एक होता था ना डिफ्लेशन और -7 डिफ्लेशन, पॉइंट। डिफ्लेशन और डिसइंफ्लेशन में अंतर क्या है? डिसइंफ्लेशन तो आई थिंक शायद वो राइज नहीं हो रहा है इन्फ्लेशन जो है ज्यादा। निगेटिव ग्रोथ रेट हो रही है ना, मतलब निगेटिव निगेटिव में जा आई रहा थिंक है। उल्टा बोल रहे हो, डिफ्लेशन उल्टा होता है। डिफ्लेशन उल्टा होता है, वर्ड तो वही लगा, मेरे को याद नहीं है। डिसइंफ्लेशन, इन्फ्लेशन का कम हो रहा है धीरे धीरे, मतलब शायद। वो डिसइंफ्लेशन हो गया, राइट। हाँ वो डिसइंफ्लेशन हो गया। डिफ्लेशन मतलब बिल्कुल ही, मतलब कि वो हो गया। निगेटिव ग्रोथ रेट मतलब डिफ्लेशन होता है शायद, राइट? अरे कोई वेरीफाई तो कर दो, किसी को पता है चेक तो। कर दो, चेक कर दो, रुको रुको रुको, कॉपी कहाँ गया भाई? एक कॉपी कहाँ गई? आराम से भाई। मतलब इन्फ्लेशन रेट अगर कम हो रहा है तो उसको डिसइन्फ्लेशन बोलेंगे।
और डिफ्लेशन जो अभी हमने देखा कि डिक्रीज इन प्राइस। Disinflation is decrease in inflation rate. In simple terms, a decline of increase of rate in general prices of goods and services in the GDP of a country over time. और इसका inflation refers to, as we know, inflation refers to rise in prices in economy. Deflation is the opposite, fall in prices. Deflation is, on the other hand, slower rate of inflation. ठीक है, inflation का rate slower होगा तो disinflation, और उसका अपोजिट होने लगे यानी प्राइसेस गिरने लगे तो फिर डिफ्लेशन। क्वेश्चन नंबर 3, इकोनॉमिक ग्रोथ इन कंट्री एक्ट will necessarily have to occur if there is a technical progress in the world economy, there is a population growth in X, there is capital formation in X, the volume of trade grows in the world economy. कैपिटल फॉर्मेशन होगा। थर्ड लग रहा है। ठीक है, थर्ड सही लग रहा है। सी जीडीपी बनेगी और क्या बस। Technical progress in volume of trade does not say anything about country X, only the general world economy. If there is a population growth without any avenues for economy to absorb them, it will have a deteriorating effect. Capital formation in the country X is the most appropriate option, as whenever there is a capital formation in the country, it will lead to growth. एक सेकेंड है, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इन्फ्लेशन के टाइप्स किए क्या? टाइप तो नहीं किया। इसमें बाकी हमने 3-4 अलग, हाँ, स्टैगफ्लेशन देख लिया था और हाइपर इन्फ्लेशन देख लिया। आई थिंक गैलपिंग है शायद एक रहता है। हाँ, एक होता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन जो सिंगल डिजिट ग्रोथ बोलते हैं। गैलोपिंग उससे ज़्यादा खतरनाक होता है, इट इज डबल डिजिट ग्रोथ। एंड एक होता है हाइपर इन्फ्लेशन विच इज लाइक 100 टाइम्स वगैरह होता है ऐसे। क्रीपिंग, गैलोपिंग एंड हाइपर। इसके अलावा 2 और होते हैं, डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश। बताओ ये कोई। डिमांड तो बढ़ जाएगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है तब उसके वजह से इन्फ्लेशन आता है। अभी कंट्री में कौन सा चल रहा है इन्फ्लेशन, डिमांड पुल और कॉस्ट पुल? दोनों चलते हैं कभी। अभी इस समय शायद बोल रहे थे ना इंडस्ट्री में, अभी डिमांड लाइक तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ज्यादा बोल रहे क्योंकि लेबर मार्केट नहीं चल रहा है उतना अच्छा, तो उसके कारण ना कॉस्ट रेट थोड़ी बढ़ गई है इंडस्ट्री की, मतलब अगर प्रोडक्ट की बात करें। हाइपर इन्फ्लेशन को भी गैलोपिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं ना? शायद 10% से ऊपर होती तो गैलोपिंग हो जाती है, अगर 10 से 12 से ऊपर। मैंने मृणाल सर का दिया हुआ है, मैंने सिंगल डिजिट है तो क्रीपिंग है, अगर डबल डिजिट है तो गैलोपिंग है, एंड अगर ट्रिपल डिजिट 100 से ज्यादा हो जाएगा तो हाइपर बोलते हैं उसको। यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि वेरी रैपिड ग्रोथ इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन in which money loses its value and where alternative medium of exchange such as barter or foreign exchange are commonly used is also known as galloping inflation. So galloping inflation is also can be called as hyperinflation. और deflation का यही लिखा है कि where value of money rises and the price of goods and services falls. तो यहाँ पे सिनेरियो क्या है, गवर्नमेंट withdraws money from circulation, या फिर गवर्नमेंट imposes heavy tax, या फिर सेंट्रल बैंक सेल्स सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट to reduce which reduces the quantity of money in circulation. ठीक है, चलो। तो डिमांड पुश और कॉस्ट पुश आई थिंक पता लग गया ना, तो किसी को डाउट है? कोई एग्जांपल जैसा कुछ दे दो यार थोड़े बहुत, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। थिंक अभी कोविड के टाइम में इफ यू सी ना, जनरली बोलते हैं कि बहुत सप्लाई और डिमांड साइड में शॉक हो चुका है। लाइक फॉर एग्जांपल सप्लाई साइड में देयर इज नो सप्लाई, राइट, कुछ भी सप्लाई नहीं है। डिमांड साइड ऑल द लेबर्स हैव बीन पुल आउट हो चुका है इकोनॉमी में। तो आई मीन जनरली ऐसा वी कैन से नॉर्मली जनरली देखा जाता है कि डिमांड वाला ज्यादा होता है क्योंकि रिसोर्सेज काफी कंस्ट्रेंट रहते हैं, तो मार्केट में डिमांड पुल इन्फ्लेशन ज्यादा रहता है, उसका असर ज्यादा होता है। कॉस्ट पुश वाला थोड़ा कम होता है, लेकिन अभी शायद ऐसा सिनेरियो हुआ है कि हाँ ठीक, पूछो क्या पूछ रहे हो? मैं कह रहा हूँ अभी तो डिमांड पुल है ही नहीं, डिमांड ही नहीं है मार्केट। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि जनरल केस में जब मार्केट सही होता है या फिर अपनी कंट्री की कंडीशन के हिसाब से बताते हैं, अपने यहाँ डिमांड पुल होता है। तो और
कॉस्ट पुश थोड़ा कम होता है और कंपटीशन के कारण भी उतना नहीं बढ़ पाता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि लेबर मार्केट उतना स्ट्रांग मतलब उतना है नहीं, चीप लेबर भी नहीं है, लोग अपने माइग्रेट कर चुके हैं, तो लेबर भी कम है, तो इसके कारण थोड़ा सा, और इंडस्ट्री भी बैक, उनको भी अपने को ग्रोथ चाहिए, तो वो भी कॉस्ट बढ़ा रहे हैं या फिर उनको लग रही है कॉस्ट, तो थोड़ा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, लेकिन नॉर्मली डिमांड पुल रहता है। और वो जो प्राइवेट हाउस होल्ड की भी एग्जांपल ले सकते हो ना, जो चक्कर में यूजुअली दे कंट्रीब्यूट मोर देन 60% टू द मतलब जो होता है इनकम को, बट उनके अभी सैलरी लॉस के चक्कर में वो अपना जो मतलब मंथली जो होता है या फिर जो खरीदते हैं वो थोड़ा क्रंच अभी है। हाँ, इसको प्रिकॉशनरी सेविंग बोलते हैं, क्योंकि सारा इनकम अफेक्ट हो गया ना, तो दे विल सेव मोर इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग, तो इसके वजह से भी डिमांड कम हो जाता है। एक प्रिंसिपल भी है ना, वी टेंड टू सेव मोर। हाँ, कॉलेज आते क्यों? रिकार्डो या Because- केन्स कुछ। हाँ, एनसीईआरटी के बैक में है ये शायद, राइकार्ड या Ricardo हाँ, रिकार्डो's थ्योरी ऑफ रिकार्डो, डेविड रिकार्डो। ठीक है। Right, next पे चलते हैं. Despite having a high saving economy, capital formation may not result in significant increase in output due to weak administrative machinery, the illiteracy, high population density. D is high capital output ratio. डी लग रहा है, हाई कैपिटल ऑफ, करेक्ट, वो लो होना चाहिए। कि हम लोग करेक्ट मतलब जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें जो इनपुट मतलब एक तरीके से इनपुट जो लग रहा है वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो ओवरऑल कुछ ज़्यादा मतलब प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो उस केस में ये हो सकता है. I think for every unit of capital that you invest, what is the output that you're getting? राइट, आउटपुट कौन इनपुट होता है ना. Correct. Capital formation means increasing the stock of real capital in a country. In other words, capital formation involves making of more capital goods such as machines, tools, factories, transport equipment, materials, electricity, which are all used for future production of the goods. For making addition to the stock of capital, saving and investment are essential. Okay. So capital output ratio is the amount of capital needed to produce 1 unit of the output. For example, suppose the investment in a company is 32% of the GDP, the economic growth corresponds to this investment is 8%. Here rupees 32 investment produces an output of 8 rupees. The capital output ratio is 32 by 8 or 4. In other words, to produce 1 unit of output, 4 units of capital is needed. Hence, if the capital output ratio is higher, there will not be significant increase in the output despite high savings and investment. So clearly, with high savings growth, our output may remain low because of high capital output ratio. तो अभी अपने कैपिटल फॉर्मेशन रेट जो है ना, कैपिटल आउटपुट सॉरी फॉर्मेशन रेट, वो कम ही हुआ है पिछले 10 सालों से अगर देखा जाए तो। अभी हम सबसे लोएस्ट फॉर्म में है अपने कैपिटल फॉर्मेशन के, ऑलमोस्ट इस समय 24% है अपना कैपिटल फॉर्मेशन रेट, और मतलब अपना हाईएस्ट इस समय था आज से 2012-13 में जब कांग्रेस रिजीम थी 31% के आसपास। और जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो नीति आयोग को डॉक्यूमेंट था उसने बोला था कि हमें 35% का रेशियो अचीव करना है, मतलब वो हमारा टारगेट था, लेकिन अभी हम उससे काफी पीछे हो गए हैं। 2018-19 के बाद हम फिर से गिरे हैं, 29 से हम फिर 24 में आ गए हैं अभी। ये जो बोल रहे हो कैपिटल आउटपुट 21 से 35 नहीं, आउटपुट नहीं है, कैपिटल फॉर्मेशन बोल रहा हूँ। ये उल्टा होना चाहिए ना, सॉरी हाँ ठीक है, वो नहीं बोल रहा हूँ, कैपिटल फॉर्मेशन। हाँ. Next, a closed economy is an economy in which the money supply is fully controlled. B, deficit financing takes place. C, only export takes place. D, neither export or import takes place. neither export or import takes place. Maybe D है।
सही है, और क्या नहीं करेक्ट। हाँ, डी तो होगा। अभी तो कोई कंट्री क्लोज नहीं है ना ग्लोबलाइज्ड नहीं वर्ल्ड। है ना, वो नॉर्थ कोरिया है शायद। चाइना के साथ नहीं खुल्लम खुला है ना। with China, but नहीं, दो अभी अरे आया था ना न्यूज में कि नॉर्थ कोरिया क्लोज्ड है, और अभी क्या यार ऐसे बोलते हो। डिफाइन करना मुश्किल है ऐसा कोई भी, मतलब वो ऐसे ऐसे स्ट्रिक्ट इसलिए तो सर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा रखा है ना यूएसए ने सर। करेक्ट। बाकी वो चाइना के नहीं साथ नहीं trade नहीं, कर रहा है और फिलीपींस वगैरह के साथ ट्रेड कर रहा है बहुत। अच्छा, काफी तो वैसे भी वो क्लोज तो कोई नहीं है ऑलमोस्ट, अगर बोला जाए तो। करेक्ट। अभी आया था, मुझे याद है कि उन्होंने लिखा था उस आर्टिकल में कि वो क्लोज्ड है बिकॉज वहाँ पर अभी वहाँ पे इकोनॉमिक कुछ अच्छा नहीं है वहाँ पे, बिकॉज उन्होंने बहुत सारे पैसे न्यूक्लियर पे जमा कर दिए हैं। सो सोल्यूशन में क्या बोला था कि अभी यूएसए के पास मौका है कि वो नॉर्थ कोरिया से डील करे, मतलब आई रिमेम्बर दिस आर्टिकल। ठीक है। So a closed economy is that one has no trading activity with outside economy. The closed economy is therefore entirely self-sufficient, which means no import come into the country and no export leave the country. The goal of the closed economy is to provide domestic consumers with everything they need from the country's border. In reality, there are no nations that have economy completely closed because the raw materials such as crude oil play a vital role as input to the final good. Many countries do not have raw materials naturally and are forced to import these goods. Next चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये ऐसा है, मैं लिस्ट 2 पढ़ देता हूँ, तुम ये बता देना कि वो कौन सी कैटेगरी में आएगा लिस्ट में। तो business activity at high level with increasing income, output and employment at macro level. तो ये क्या, ये बूम है, रिसेशन है, डिप्रेशन है या रिकवरी है? बूम लग रहा है। करेक्ट। Gradual fall of income, output and employment with business activity in low gear. इनकम भी फॉल हो रही है, एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस एक्टिविटी भी फॉल हो रही है। डिप्रेशन या रिसेशन? आई थिंक रिसेशन होगा। रिसेशन थोड़ा लो डिग्री का होता है, उससे भी हायर होता है, फिर वो डिप्रेशन हो जाता है। तो रिसेशन होगा। हाँ, रिसेशन होगा। Then third is an unprecedented level of underemployment and unemployment, drastic fall in income, output and employment. तो आई थिंक ये चीज फिर डिप्रेशन हो जाएगा। फिर फाइनली हाँ, वो तो रह गया। steady rise in the general level of prices, income, output and employment. तो वो चीज रिकवरी हो गया। तो इसका आंसर 1 2 3 4 हो जाना चाहिए था। ठीक है। तो आई थिंक ये तो फिर पता ही लग गया ना। डिप्रेशन का ही मैं रिसेशन को बोल देता हूँ। दिस फेज कम्स आफ्टर द फेज ऑफ बूम when the economic activities have reached the highest level, it is followed by a slowdown. वो एक साइक्लिक प्रोसीजर होता है जहाँ पे एक बार बूम करेगा फिर रिसेशन आएगा, तो वो चीज है। Then depression is the phase of recession continues to the phase of depression. This is complete slowdown of all economic activities. Consumer expect lower prices and this causes a fall in demand, production and employment. And then again वापस recovery और recovery से फिर वापस boom. तो वो cyclic जो पूरा procedure है ऐसे चलता है। Next question पे चलते हैं। The supply side economic lays greater emphasis on the point of view of producer, global economy, consumer, middleman. Supply side economy. Producer. प्रोड्यूसर। Producer भी सही है। 7 का 8. Supply side economy is a macroeconomic theory arguing that economic growth can be most effectively created by lowering tax and decreasing regulation, which is directly opposed to demand side economics. Demand side economics is a macroeconomic theory that maintains that economic growth and full employment are the most effectively created by high demand for products
and services. According to demand side economics, output is determined by effective demand. Supply side economics lays greater emphasis on the point of view of producer, whereas the demand side economy lays emphasis towards the interest of consumer. इनके कोई स्कॉलर्स बता सकता है क्या डिमांड और सप्लाई के? जैसे डिमांड साइड का कीन्स है शायद। तो फ्री लेजर शेयर को प्रमोट करता था ना। जॉन कीन्स डिमांड साइड का बोल सकते हैं, सप्लाई साइड का। करेक्ट। आई थिंक इनका फिर वो हो जाएगा ना, वेलफेयर स्टेट वाले डिमांड साइड वाले हो जाएंगे, उनमें जैसे कीन और गैलब्रेथ आ गया, और जो आपके न्यू लिबरल्स हैं जैसे कि वो हयाक है और क्या पढ़ा था, रॉबर्ट नॉजिक पढ़ा था हमने, वो यही बात करते थे कि वो टैक्सेशन नहीं होना चाहिए, लोअर टैक्सेस होने चाहिए उनके ऊपर। आई थिंक वो एग्जांपल हो सकता है राइट। ये एक बात बताओ, व्हाट इज फिस्कल कंजर्वेटिज्म? ये गवर्नमेंट को अपने खर्चे कम करने चाहिए, वही है। ना 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 नहीं है गवर्नमेंट, ना 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 मैं समझाता हूँ। गवर्नमेंट को लगता है गवर्नमेंट के पास पैसा है, पर गवर्नमेंट खर्च नहीं करती। गवर्नमेंट सोचती है कि सब अपने आप रिकवरी हो जाएगा, जो कि पहले कोविड के पहले 1-2 महीनों में देखा गया था। जो एटीट्यूड होता है, इट इज बेसिकली गवर्नमेंट सोचती है कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा, उसे कुछ करना नहीं पड़ेगा। सो इट इज फिस्कल कंजर्वेटिज्म। ये तो बोला उसने ना, ये मतलब वो मोर ऑफ एटीट्यूड बोला है कि गवर्नमेंट का एक ये वो है एटीट्यूड नहीं ना वो, दे विल आल्सो टेक एक्शंस टू रिड्यूस दैट एक्सपेंडिचर। एक्चुअली गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मतलब इन्वेस्ट इन फॉर लॉन्गर टर्म्स। गवर्नमेंट का जो अभी जितने मेजर्स है वो लॉन्गर टर्म्स में है, इसीलिए ये ज्यादा फिस्कल कंजर्वेटिज्म उठ रहा है। ये टॉपिक जो तुमने बोला अभी नहीं था, अभी डेफिसिट को कम करने के लिए है ना, कि हमारा फिजिकल डेफिसिट ना बढ़े, वही यही है ना बेसिकली। राइट राइट। ये थोड़े दिन पहले मैंने कहा था ना कि फ्लाइट्स वगैरह जाएंगे तो लाविश होटल्स वगैरह में नहीं रहेंगे, तो यही है वो फिस्कल कंजर्वेटिज्म जो टर्म में कह रही थी। और शक्तिमान सही बोला था, शाश्वत वाला का आइडिया नहीं है। आई थिंक वो स्टेप्स लेते हैं कम करने के लिए फिस्कल डेफिसिट। मैंने जितना पढ़ा था इसके बारे में, ये कोविड के पहले 2 महीनों के बाद आया था एक आर्टिकल, और इसमें बोला गया था, आई विल पोस्ट दैट आर्टिकल, मतलब ये एक्चुअली ये बीजेपी गवर्नमेंट जो है उनपे ये शुरू से ही लग रहा है कि ये खर्चा जानबूझ के ही नहीं कर रहे, तो फिजिकल डेफिसिट कम करने के चक्कर में वो उसी का एग्जांपल ही यही होता है, ये फिजिकल कंजर्वेटिज्म के मतलब एग्रेसिवली तो नहीं, बट हाँ स्टेप ले रहे हैं कि खर्चा कम हो, वो चीज है। इसका एक ब्रॉड ओवरऑल लॉजिक याद रखो। इन जनरल ना इन द होल वर्ल्ड का ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में what you can observe is developed countries में there is fiscal expansion, मतलब cheap money, QE etc policies, they'll pump all the money, and developing countries they expect fiscal austerity. तो इसके बारे में we have FRVM etc. तो ये kind of loop-sided policies of globalization. Simply to say, fiscal expansionism in developed countries, fiscal consolidation in developing countries. Correct. Austerity और consolidation same है ना, मतलब? No, austerity is kind of extreme बोल सकते हो. Okay. Right. A consumer is said to be in equilibrium if he is able to fulfill his need given with a given level of income. Second, he is able to live in full comfort with a given level of income. Three, he can fulfill his needs without consumption of certain items. D is he is able to locate new sources of income. ये लग रहा है, यही लग रहा है इसका। कंफर्ट में तो फिर डिस्पोजेबल इनकम भी आ गई ना उसके पास, फुल कंफर्ट दे रहा है तो डिस्पोजेबल इनकम भी उसके पास एक्स्ट्रा। आपके लोग को क्या लग रहा है यार इसमें? ये लग रहा है मुझे, ये लग रहा है, ये लग रहा है। राइट, नंबर 8 ये आंसर है। Consumer equilibrium is the state of balance obtained by an end user of the product that refers to the number of goods and services they can buy
given their existing level of income and the prevailing cost of prices. The consumer equilibrium permits the customer to get the most satisfaction possible from their income. ठीक है, अपनी इनकम से जितना बेस्ट पॉसिबल आउटकम है वो अचीव कर पा रहा है, तो वो मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है. चलते हैं, ग्राफ वाला क्वेश्चन था ये. The product life cycle from inception to demise is shown in the graph. Match list 1 with list 2. So, alright, ग्राफ दिख रहा है. ये ग्राफ में बताना है कि कौन सा क्या है. बट यार इसमें भी यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी 1 2 3 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 लिखा हुआ है, 5 तक लिखा हुआ है इनफैक्ट. मेच्योरिटी तो आई थिंक 4 होना चाहिए. ये इसमें ए कौन सा बना रखा था, ये वाला बना रखा था क्या? ग्रोथ में आना चाहिए. मेरे को तो बस मछली दिख रहा है. अरे वो ऑप्शन अजीब दिया ना, देखो ना, ABCD दिया है. ABCD नहीं करके दिया हुआ. और नहीं, नीचे वाला प्रॉफिट का कर्व है, ऊपर वाला किसका कर्व है? सेल्स. अच्छा, सेल्स और प्रॉफिट. ठीक है ठीक है. तो ऊपर वाला वॉल्यूम दिखा रहा है, नीचे वाला प्रॉफिट दिखा रहा है. एक सेकंड. और जो आई थिंक टेक्स्ट है ना वो 1 2 3 हो गया, जो ABCD होगा ऊपर वाले. प्रोडक्ट डेवलपमेंट A होगा. ऊपर प्रॉफिट एंड सेल्स है, मतलब वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस है लॉस एंड इन्वेस्टमेंट. क्या है? नहीं, वो वाई एक्सिस में नीचे जो निगेटिव में है वो लॉस में है. जो अपना भी जो स्टार्टिंग में देखो लॉस में जा रहा है. ओके. प्रोडक्ट डेवलपमेंट फेज होगा. फेजेस, अच्छा शायद हमें फेजेस बताने हैं. आई थिंक प्रोडक्ट डेवलपमेंट तो आई थिंक फर्स्ट वाला ही होगा. हाँ, स्टार्टिंग में हम लोग लॉस में प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, उसके बाद वो इंट्रोडक्शन नहीं होगा. हाँ, इंट्रोडक्शन. अच्छा, ऑप्शन है क्या? इंट्रोडक्शन कहाँ हो सकता है? हाँ, हो सकता है. बट आई थिंक पहला फेज तो यही होता है ना. पहले फेज में तो प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करते हो तभी तो उसको इंट्रोड्यूस करोगे मार्केट में. वहाँ तो आई थिंक लॉस ही होगा. करेक्ट. राइट. तो फिर पहला फेज इंट्रोडक्शन कहाँ होगा? तो उसका नेक्स्ट स्टेप इंट्रोडक्शन होगा ना. ग्रोथ होगा, फिर मैच्योरिटी होगा. फिर मैच्योरिटी होगा, फिर ग्रोथ होगा. ना पहले ग्रोथ होगा ना, फिर पहला ग्रोथ होगा, उसके बाद मैच्योरिटी. होगा, फिर मैच्योरिटी होगी. ओके. 1 4 1 4 2 वो तो 3. वो गलत कर दिया ये, मतलब पूरा समझाया नहीं. आंसर देख लेना. प्रोडक्ट लाइफ इज अमाउंट ऑफ टाइम अ प्रोडक्ट गोज फ्रॉम being introduced into the market until it is taken off the shelf. मतलब कंज्यूमर खरीद लेते हैं. A product life cycle concept indicates as to what can be expected in the market for a new product at various stages. That is, the 5 stages of PLC are: पहला is product development, the next is market introduction, third is growth, fourth is maturity, and fifth is decline. ठीक है. The concept of product cycle helps inform business decision making from pricing and promotion to expansion or cost cutting. I think generally यार आई थिंक ये माइक्रो इकोनॉमी क्वेश्चन है ना ये. आजकल ऐसे नहीं आते ना शायद. नहीं आजकल तो नहीं बोलता है. हाँ, मैक्रो का तो नहीं है. आजकल आता है डिक्रीज और इंक्रीज, स्टैग्नेंट डिक्रीज, कॉन्टिन्यूअस डिक्रीज. आई थिंक ये तो जनरली भी लॉजिक Okay, लगा next के चलो. कोई ज्यादा इसमें कोई नॉलेज लगाने की जरूरत नहीं है. हाँ राइट. ये कब का क्वेश्चन है? नहीं यार, ईयर नहीं लिखा इस पे, बट काफी पुराना होगा. नेक्स्ट Okay, चलो. consider the following statements. Human capital formation as a concept is better explained in terms of a process which enables individual of a country to accumulate more capital, increase of the knowledge, skill levels, the capacities of the people of the country. Third is accumulation of tangible wealth. Fourth one is accumulation of intangible wealth. 2 होगा ना? हाँ, वो सेकंड. फनी होगा. करेक्ट. 2 and 4. 4 होगा. intangible wealth. 2 and 4 ना. हाँ 2 and 4 होगा ना, क्योंकि कहीं ना कहीं यार ये मैंने गलत किया था ये. हैं? ये मैंने एग्जाम में गलत करा हुआ है ये. कब आया था ये क्वेश्चन?
पिछले साल आया था शायद। नहीं, 18 का क्वेश्चन है, 18 का है। पिछले साल सोशल कैपिटल आया था शायद, अभी तो आया। अलग है क्या? 2020 में अच्छा, ये social वाला अलग है क्या फिर? सॉरी। ये 18 का क्वेश्चन है उससे। इकोनॉमी कैपिटल भी मोर और लेस उसकी लाइन पे हो गया ना। हम्म। ठीक है, 10th का आंसर भी ये है, दैट इज 2 and 4. So human capital is a stock of skill and expertise of nation at a particular point of time. It raises individual efficiency and productivity, thereby raising the aggregate production and economic well-being of a country. It is intangible as compared to the physical wealth. इसको measure नहीं कर सकते. Sources of human capital formation are expenditure on education, expenditure on health, on-job training, study program for adult, migration and expenditure on information. अमर्त्य सेन कोट कर सकते हैं, कैपेबिलिटी बिल्डिंग। करेक्ट, कैपेबिलिटी बिल्डिंग। हाँ, सोशल कैपिटल फॉर्मेशन या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और गवर्नमेंट का कोई इनिशिएटिव है फॉर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? ये स्किल इंडिया मिशन, Skill India होगा। स्टार्टअप इंडिया, ये सब कैपिटल इंफॉर्मेशन कोई भी। तो मतलब हेल्थ एजुकेशन का सब कुछ आएगा ना, सारे सारे हम्म। हाँ, जितने भी हेल्थ एजुकेशन या इस टाइप के डेवलपमेंट के हैं वो सब आएंगे। हाँ, Next तो question. ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड नीति बैंक। आयोग। वर्ल्ड बैंक ना। हाँ, वो तो वर्ल्ड बैंक है ना। करेक्ट। HDI जो है वो रिलीज करता है, वो क्या, UNDP। UNDP। In the context of Indian economy, consider the following pairs. Meltdown, recession, slowdown. Meltdown क्या होगा? Recession, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन पढ़ दे, एक एक करके फिर डील कर। ठीक है। Meltdown, sorry, description. Fall in stock prices. आई थिंक ये Fall, हाँ, ये आई थिंक ये तो मेल्ट डाउन हो जाएगा। हाँ, शायद। fall in growth rate, ये slow down हो जाएगा। और fall in GDP, ये recession होगा। करेक्ट। करेक्ट। ठीक है, करेक्टली इनमें से आई थिंक 1 ओनली ही करेक्टली मैच है। 2 and 3 को स्वैप किया है ना। हाँ, 2 and 3 को सर्व कर दिया। मतलब दिस इज कॉमनली यूज्ड टेक्निक है यूपीएससी का। हाँ, ये हमेशा होता है जिसमें अपने पेपर में। ठीक है, meltdown refers to events like steep fall in stock prices, decline in assets values, corporate losses, etc. that hurt the economy and lead to losses for the investors. Recession, when GDP of a country falls for 2 continuous quarters. ठीक है, ये अभी देख ही चुके हैं हम लोग। और एक तरीके से इंडिकेशन है कि वो आगे मतलब रिसेशन में जा चुका है। स्लो डाउन मीन्स the pace of GDP growth has decreased. During slowdown, the GDP growth rate is still positive, but the rate of growth has decreased. ये चीज स्लो डाउन में थोड़ा डिफरेंट है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12. With reference to Indian economy, consider the following statements. The rate of growth of real gross domestic product has steadily increased in the last decade. The gross domestic product at market prices in rupees has steadily increased in the last decade. दोनों ही गलत है। हाँ, Neither. बिना देखे मार्क लगाना इसको। ठीक है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स की वजह से। कीवर्ड दिया है बस, और कुछ नहीं। स्टेडीली इंक्रीज बोला है ना, कैसे होगा लास्ट डेट? और आफ्टर कोविड के बाद में तो फिर इसमें तो डाउट ही नहीं होना चाहिए, और तो डिक्रीज ही किया है अब तो। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का इसने बी दिया हुआ है। So the rate of real gross domestic product has not steadily increased in the last decade. Hence statement 1 is correct. Incorrect. Statement 2 is correct, as the GDP at market price has steadily increased in the last decade, as the current market prices of commodity keep increasing over a period of time. Yeah, but I think अभी इस context में देखें तो ये भी false हो जाएगा। ये गलत है बिकॉज कोविड के चक्कर में। हाँ, कोविड के पहले टाइम वाला क्वेश्चन होगा ना, तब सही होगा शायद।
तब सही था, बट अभी के लिए तो आई थिंक ये भी गलत हो जाएगा ऑलरेडी। लेकिन स्टेडीली डिक्रीज मतलब ऐसा हो सकता है क्या? क्या क्या पूछा है? स्टेडीली इंक्रीज बोला है इन द लास्ट डेकेड, मतलब जैसे 8.1 एक ईयर हुआ तो 8.2, 8.3 या फिर 8.6, इस तरह स्टेडीली इंक्रीज एक डेकेड 10 साल तक पॉसिबल है? जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस बोल रहा है। मार्केट प्राइस के अंदर आपका इन्फ्लेशन भी आ जाता है, तो फिर इससे वो बढ़ता ही जाता है इन्फ्लेशन का। मतलब अगर आप आज कोई मोबाइल फोन खरीद रहे हो या कोई सब्जी खरीद रहे हो 10 रुपए की, तो कल वो 12 रुपए की होना ये तो तय ही है। तो वो ओवरऑल देखा जाए ना तो वो इंक्रीज ही होता है, बट आई थिंक कोविड के बाद आई थिंक ये भी डिक्रीज हो गया है। यार कोई इसको कंफर्म कर लो, कोविड का टाइम पे निगेटिव रेट था ना? और हाँ कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट हो गया था कॉन्ट्रैक्ट हो हो गया गया ना? ना। 24%। ओके ठीक। वो एक क्वार्टर में था, साल के लिए वो आई थिंक -7% 7 है। माइनस हाँ 7। सही है। ठीक वो है। डिफरेंस टेक्निकल पता है ना? रिसेशन जो बोलते हैं, मतलब 2 क्वार्टर वाला हाँ वो रिसेशन। टेक्निकल डिफरेंस पता है ना रियल में और क्या नाम बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी में? इन्फ्लेशन लेते हैं, एक में लेते नहीं है, और क्या? किसमें लेते हैं? रियल में लेते हैं, इन्फ्लेशन काउंट करते हैं। नॉमिनल में लेते हैं। नॉमिनल में लेते हैं, नॉमिनल में लेते हैं। रियल में हटा दे उसको। थैंक यू। और बेस ईयर का भी चक्कर होता है। एक बार देख लेंगे इसको। करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस का भी है हाँ, जैसे नॉमिनल करंट प्राइस पे होता है। ना, और क्या इन्फ्लेशन इंक्लूडेड होगा तभी। करंट प्राइस मतलब इन्फ्लेशन वगैरह सब इंक्लूडेड है। कांस्टेंट राइट प्राइस मतलब उसको बेस ईयर से कंपेयर करके माइनस किया गया। करेक्ट। राइट, राइट राइट। इन दोनों का रेशियो जीडीपी डिफलेटेड हो जाता है। नॉमिनल अपॉन रियल, नहीं रियल अपॉन नॉमिनल। नहीं, नॉमिनल अपॉन रियल सही बोला था। हाँ, डिफलेटर क्या है तो फिर से बताओ, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। एन अपॉन आर, ठीक है। ओके। बेसिक लैंग्वेज। तो ठीक है, चलो इसको बाद में देख लेंगे एंड में। नेक्स्ट पे चलते हैं, नंबर 13। 13 in the 13 हाँ 13 है। in the context of Indian economy, consider the following. The growth of GDP has steadily increased in the last 5 years, and the growth rate in per capita income has steadily increased in 5 years. आई थिंक वही पहले जैसे सेम क्वेश्चन पूछते हैं तो ये क्वेश्चन करंट कॉन्टेक्स्ट में आंसर करेंगे ना? हाँ अभी तो करंट मतलब उसका पता नहीं कब आया था ये क्वेश्चन। मे बी उस टाइम के हिसाब से कुछ सही हो इसके अंदर, बट अभी तो आई थिंक दोनों ही रॉन्ग होगा आज के कंटेक्स्ट में। तो ठीक है, आंसर देख लो। क्वेश्चन नंबर 13 तक, 13 का डी दोनों ही इनकरेक्ट बता रहे हैं। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एज जीडीपी ऑफ इंडिया इन लास्ट 5 ईयर हैज नॉट ग्रोन स्टेडीली, and statement 2 is incorrect as growth rate in per capita income has not steadily increased in last 5 years. और अभी के हिसाब से तो डिक्रीज हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, Question number 14. The gross domestic product has increased 4 times in the last 10 years, and the percentage share of public sector in the GDP has declined in the last 10 years. दूसरा वाला सही लग रहा है, पहला वाला गलत लग रहा है। The GDP has increased by 4 times in the last 10 years. 4 times तो ज़्यादा हो गया काफी। अभी 2.89 है ना? हाँ लगभग इतना ही कुछ था। पॉइंट
8 something. आई थिंक इन्फ्लेशन भी हुआ है। कांग्रेस के टाइम क्या रहती थी? किसी को आइडिया है क्या कितने टाइम में डबल होता है जीडीपी? तो इसका अप्रोक्सीमेट है क्या फॉर्मूला वगैरह? वो तो आई थिंक कंट्री की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है ना, वो तो क्या फॉर्मूला होगा, वो तो जितना रेट ऑफ ग्रोथ रहेगा उस हिसाब से रहेगा। जैसे अभी बोल रहे थे कि क्या बोलते हैं, दो आई थिंक 2024 था ना 5 ट्रिलियन करने का। नहीं, 25, 31 मार्च। 25 था। 24 था ना? हाँ 2024 बोल रहे थे ना। आई थिंक हाँ 24 2019 में आया था ना। करेक्ट। ठीक तो है, भी तो सही आई देख थिंक लेते वो हाँ 4 चेक टाइम्स तो कर नहीं लीजिए। होना चाहिए, पर सेकंड वाला भी ये चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का तो कॉन्टिन्यूसली बढ़ता ही जा रहा है शेयर। तो हाँ मतलब उस हिसाब से ये सही हो जाएगा। आई थिंक डिक्लाइन ही होना चाहिए 14 का। तो 2 होना चाहिए। सेकंड सही है ना, मतलब? हाँ सेकंड सही है, ठीक है 14 का बी है। सेकंड सही है, हाँ इंडिया जीडीपी इसीलिए तो डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, स्ट्रेटेजिकली। सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, क्या डिफरेंस है दोनों में, बताओ? पहले में क्या होता है, सरकार मतलब पूरा जो 51% स्टेक होता है उसको बेच देता है, और दूसरे में मेजोरिटी ऑफ स्टेक्स रखता है और माइनॉरिटी स्टेक बेच देता है, 10-20 ऐसे परसेंट बेच देता है। उल्टा जो बोला कि क्या? स्ट्रैटेजिक में मतलब 51 तक तो रखता ही है, अपनी मोनोपोली बना के रखता है, और बाकी हाँ, सब हाँ, हाँ। बेच देता है। और डिसइन्वेस्टमेंट मतलब डिसइन्वेस्टमेंट, कितना भी परसेंटेज हो सकता है, उसमें वो माइनॉरिटी भी बन सकता है। हाँ हाँ, वही वही। धन्यवाद। उल्टा तो नहीं बोल रहे हो आप? उल्टा ना बोल ना, रहे हैं। सही है सही शायद। बोला। तभी तो मोदी जी कहते हैं स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। स्ट्रैटेजी वाइज। एक बार चेक कर लो ऐसे। हाँ, चेक। भाई बस समय हो गया भाई, इकोनॉमिक छुए कर जिंदगी में। अरे वही तो डिफरेंस है। यार देखो, स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजिक डिसीजन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप करते हैं हम किसी और एंटिटी हाँ को, मतलब कि तो वी सेल मोर देन 51%। मेजोरिटी, हाँ मतलब हाँ वी सेल मेजॉरिटी ऑफ स्टेक अदर। ये लिखा है ना, दीपम लिख रहा देखो है। मोर देन 50% होता है उसमें, मतलब इसमें ये होता है कि गवर्नमेंट ये इंडिकेट कर रही है कि वो अब वो बिजनेस से हट रही है, वो उसका वो इंडिकेशन है दे। हाँ, वो माइनर अपने शेयर रखेगी लेकिन वो मेजर शेयर नहीं रखेगी। तो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, नॉर्मली डिसइन्वेस्टमेंट वो नाम दे दिया, बेसिकली मैनेजर कंट्रोल भी चला जाता है उसका। अभी तक वो अपने अपॉइंटमेंट करती थी जो भी डायरेक्टर हैं पीएसयूज के, लेकिन अब अगर प्राइवेट के पास होगा तो सीईओ जो होगा वो प्राइवेट का होगा, रादर देन गवर्नमेंट अनाउंस करेंगे, या फिर पूरा मैनेजर कंट्रोल। हाँ मतलब इसको हमने कहीं पढ़ा था, फुट इन द डोर अप्रोच कहते हैं, कि वो मतलब इतना ही रखा हुआ है कि वहां से वो अगर कभी ऐसी जरूरत पड़ती है तो अपना स्टेक इंक्रीज कर लेगी, लेकिन वो मेजॉरिटी स्टेक ओनर नहीं रहेगी, यानी जो डिसीजन मेकिंग है वो चली जाएगी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में। ये है स्ट्रेटेजिक डिसीजन। और ये स्ट्रेटेजी डिस्पेंडमेंट हमारा उसमें आता है ना, कैपिटल रिसिप्ट में आता है। इस साल बजट में कितना था, किसी को याद है कितना अनाउंस किया फाइनेंस मिनिस्टर ने? 14 कंपनी, 14 कंपनीज नेम था ना, या नो? तो बहुत कुछ किया नहीं था, नहीं, बट मैं 2 लाख करोड़ कितना था? 1.5 सॉरी 1.5 लाख करोड़ समथिंग। हाँ वैसे 1.25 ऐसा कुछ था शायद। हाँ 1.5 लाख, मुझे जो इतना भी था याद आई है। थिंक अब तो फुलफिल हो नहीं पाएगा, क्योंकि अभी तक इन्होंने कुछ बेचा नहीं है, बीपीसीएल वगैरह वगैरह, एयर इंडिया भी नहीं बेचा है। नहीं, अभी तो गवर्नमेंट नहीं दे रही। बैंस हो रही है ना, मर्ज। वो तो लेकिन merge हो रही है ना, उसमें कोई डिसइन्वेस्टमेंट वो डिसइन्वेस्टमेंट नहीं है। वो तो अमल कमीशन और वो होता है ना, बजट दो चीजें होती ना। 2.14 लाख हो करोड़ रहा का है। है टारगेट। 2.14 लाख करोड़। अच्छा, तो मैं सही बोली थी क्या मैं? स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट नहीं, गलत बोला था, गलत उल्टा बोला। बोला। था। हाँ राइट। मैं सही बोल। ठीक है, अब पता लग गया ना, अब वो देख लो। ओके नेक्स्ट चलते हैं हम। 14 का इंडिया जीडीपी इन 2008 वाज 1224 बिलियन यूएस डॉलर। इन 2018 it was 2718.73 बिलियन यूएस डॉलर, एंड स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। यानी ऑलमोस्ट सिर्फ डबल ही हुआ है, ये कह सकते हैं लास्ट डिकेड के अंदर। सेकेंड इज
statement is correct. The percentage share of public sector in GDP has declined in the last 10 years. वो इसमें वही है कि डिसइन्वेस्टमेंट भी कर दिया और प्राइवेट सेक्टर का जो रोल है वो भी काफी तेजी से इंक्रीज हो रहा है। राइट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देन आता है which of the following among the following countries has the lowest GDP per capita? China, India, Indonesia, Sri अभी ये पता नहीं कब का सवाल था। श्रीलंका चाइना तो शायद, हमसे आगे ही है, चाइना तो हमसे आगे ही है हमेशा। श्रीलंका श्रीलंका होगा भी बेटर है अपने से। अपने से बेटर है। इंडोनेशिया क्यों नहीं? आई थिंक इंडोनेशिया होगा शायद, मे बी इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में fight है। पॉवर्टी लेवल के चक्कर में बोल रहे हो? श्रीलंका तो नहीं होगा ना अरे, गारंटेड? हाँ, क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन है इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया पॉपुलेशन में कितने कौन से नंबर पे किसी को पता है? आई थिंक अच्छे ये खासे नहीं पता, लेकिन ये मुस्लिम सबसे मैक्सिमम वहीं पर है। हाँ टॉप 10 में है इंडोनेशिया ना? हाँ है। हाँ, टॉप में है, टॉप 10 में है। और इंडिया का पर कैपिटा किसी को पता है कितना इस समय है, मतलब रुपी टर्म में या डॉलर टर्म में? हाँ, अराउंड 1000, वो 1000 कुछ डॉलर बोलता है ना, लोअर मिडिल इनकम। डॉलर तो नहीं होगा 1000, मतलब ऐसा था ना 1.9 डॉलर अगर पर कितना था WTO का जो, वो तो ओ वैसे कैसे यूएस solution की देख लो, 31st है। आंसर देख रहे हैं। हाँ बोलो। वो तो वेस्ट था ना। ठीक है। Per capita GDP is a metric that breaks down countries' economic output per person and is calculated by dividing GDP with the country by its population. Per capita GDP is the global measure for gauging the prosperity of the nation and is used by economists along with GDP to analyze prosperity of the country based on its economic growth. Small rich country and more developed industrial countries tend to have highest per capita GDP. Among the given option, India has got the lowest GDP per capita. Okay, I think वो population वाला ही चीज ले गया इंडिया को। तो ये मैं एक सेकेंड जीडीपी वाला बोल देती हूँ। यूएस है, फिर चाइना है, जापान, जर्मनी, यूके, इंडिया, फ्रांस, ब्राजील। We have overcome UK, right? UK I we think have she's saying per capita. पर कैपिटा बोल रहे हो, वो तो आई अभी थिंक दो जीडीपी के टाइप है टर्म, ना उसमें भी, पीपीपी और हाँ, नॉमिनल। वो इन टर्म्स ऑफ जीडीपी टेक ओवर कर लिया। नहीं, पर कैपिटा में तुम लोग इतने पुअर हैं, 6 नंबर पे आ ही नहीं सकते कभी। हाँ, वो 9th कुछ है ना पर कैपिटा में। नहीं और भी खराब हो गया यार। मैंने तो 8 या 7 है ऐसा कुछ सुना। हाँ हाँ, वही 8 और 9 ऐसे सुना था। नहीं अच्छा, पता पर कैपिटा में इंडिया 8 था, 9th है ऐसा? ये तो और कर लो 8 या 9% शायद। नो पर कैपिटा में बहुत लो होगा। मैं नॉमिनल जीडीपी बोल रहा था, वो 9th या कुछ होगा। फिफ्थ वाला किसके टर्म में? तो जो इसने 6 नंबर पे बोला, तो फिर से तीनों बोल देना, पीपीपी वाला, नॉमिनल वाला एंड लो पर कैपिटा वाला। पीपीपी के टर्म में हम लोग शायद 3rd नंबर पे है ना? हाँ, वो correct। थे ना पीपीपी पे तो। और शायद 6th पे भी शिफ्ट हो चुके हम। नॉमिनल के टर्म में कि ओवरऑल जो जीडीपी है, जैसे अपनी 2 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन है ना, 2.3 ट्रिलियन कितनी? वो 5th है ना? हाँ, उस नंबर पे 5th है शायद। हम लोगों ने यूके को पास किया था लास्ट ईयर। तो पर कैपिटा में इंडिया 145 है, पर कैपिटा नॉमिनल जीडीपी। हाँ, वही मैं सोच रहा था, बहुत पीछे होगा। 145 मतलब एक्चुअली आईएमएफ का 145 है, वर्ल्ड बैंक का 146 आता है, तो ठीक है। हाँ, वही है ना, वो कैटेगरीज में लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में आता है ना, वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो 145 किस में है? पर कैपिटा। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। मतलब मेंस में अगर कोट करना तो वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ किसी का भी चिपका दो यार, ठीक है। और इसमें देख लो यार, से दिखा रहा है इंडिया की रैंकिंग नॉमिनल जीडीपी के टर्म्स में। 6 है। ये ठीक है। जो यूके को क्रॉस कर लिया वो शायद 22-24 इतने का वो था। 3.25% शेयर है अपना।
आई थिंक ये वही था ना, नेक टू नेक था, तो वो ऊपर नीचे होता रहता है यूके और इंडिया का। राइट आई राइट थिंक कोविड के बाद शायद थोड़ा और वापस देखना पड़ेगा इसको, अभी तक तो आई थिंक शायद होगा ये। करेक्ट। तो एक फैक्ट याद रख लो, ड्यूरिंग 1990 ना, वी इंडिया एंड चाइना ऑलमोस्ट वेर एट सेम इट सीम्स पर कैपिटा में, बट इफ यू सी टुडे हम है 1000 आई मीन अराउंड $2000 है, बट चाइना इज अराउंड 8000 और $9000, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स बिगर देन अस हो गया वो। 4.5 हाँ 4.5 to 5 टाइम्स बड़ा हो गया, ऑलमोस्ट 1990 में बहुत सेम था, अभी इफ यू सी दे आर 5 टाइम्स बिगर। हाँ, वो जो सिंगापुर का बोल रहा था ना प्रीमियर कि इंडिया को सीख लेना चाहिए चाइना से, वो फॉलो करती ना पॉलिसी बाइड योर टाइम, ऐसा कुछ क्या थी लाइन? वो तो आई थिंक थोड़ा अलग था, वो थोड़ा अलग था इससे। डेंग Okay. ज़ियाओपिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं, The- मेजरिंग नेशनल the इनकम national 16। the national income of a country for a given period is equal to the total value of goods and services produced by the nationals, sum of total consumption and investment expenditure, sum of personal income of all individuals, and fourth one is money value of final goods and services produced. डी है ना? डी है। हाँ डी होगा, फाइनल गुड्स। Then आता है 17 नंबर, the most appropriate एक्सप्लेनेशन तो पढ़ने दे। 16 का ये दे रहा है यार, ए दे रहा है। डी तो जीडीपी हुआ ना, ऑप्शन डी। मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। वैसे नेशनल इनकम उससे बोलते हैं ना, एनपीआर फैक्टर कॉस्ट हो गया। जीडीपी माइनस फैक्टर नेट फैक्टर कॉस्ट। इसमें बाहर की कंट्रीज भी तो इंक्लूड होते हैं ना, जो इंडियन नेशनल्स बाहर की कंट्री में काम करते हैं। ठीक है, नहीं वो जीडीपी में होती PIO तो ठीक है ना फिर, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सही होगा। प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स। सही बोल रहा है, ये होगा ना इसमें तो। हाँ ठीक है, एक बार मैं रीड कर देता हूँ। नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री कैन बी डिफाइंड एज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced in the economy in a year. Two things must be noted in this regard. That the market value of the annual output. Okay, it measures the market value of annual output. In other words, national income is a monetary measure. बकवास। ओके तो ये कैसे होगा भाई? नेशनल इनकम होता है एन एनपीआर फैक्टर कॉस्ट शायद। हाँ बट हाँ जैसे ये बोल रहे हैं माइनस फैक्टर कॉस्ट। और वो डी वाला हमारा जीडीपी है वो। करेक्ट करेक्ट। सी और सी तो कुछ नहीं है। नेक्स्ट है the most ये appropriate फर्स्ट, एक सेकेंड, ये फर्स्ट लाइन में सिर्फ बाय द नेशनल्स लिखा है। हाँ तो ठीक है ना। ठीक है, मतलब जो देश में रह रहे हैं या फिर हाँ मतलब जीडीपी विदिन द टेरिटरी होता है। नेशनल्स जो देश के बाहर रह रहे हैं वो भी। हाँ, जीडीपी तो सिर्फ वो होता है कि टेरिटरी में कितना हो रहा है। और इंडिया में जो फॉरेनर्स रह रहे होते हैं, या मतलब जो फॉरेन के जो इन्वेस्टमेंट है वो माइनस करते हैं ना फाइनली वो माइनस नेशनल इनकम। तो इस ओवरऑल जो होगा ना वो नेशनल इनकम होगा नेशनल्स के द्वारा। अच्छा ठीक है। the most appropriate measure of a country's economic growth is its gross domestic product, net domestic product, net national product, and capita real income. डी होना चाहिए मुझे लगता है। Hey, आई थिंक GDP. यही सही करते हैं ना इकोनॉमिक ग्रोथ तो। नहीं, मोस्ट एप्रोप्रिएट मेजर पूछ रहा है तो मुझे तो लगा डी होना चाहिए ना, पर कैपिटा रियल इनकम। इससे कंट्री की ग्रोथ पता लगती है, मतलब इनकम। इससे कुछ चेंज हुआ था आई थिंक एनएनपी एट मार्केट प्राइस ऐसे कुछ। हाँ, जैसे फिर तो हमारे को ये एनएनपी भी हो सकता है, अगर मोस्ट एप्रोप्रिएट देख रहे हैं तो। डीलर हाँ आंसर देखिए, एनएनपी इसलिए होगा, 17 का डी है। सॉरी नहीं आप बताइए ना क्यों होगा वो।
हाँ, उनके ऐसा लिमिटेशंस है और वो सारे कवर होते हैं लास्ट टोटल प्रॉस्पेरिटी डिफाइन होती है ना कि जीडीपी कितना मतलब पर कैपिटा लोग कितना इनकम है उनकी। जैसे हम 145 में, रियल में तो हमारे पास नहीं है ना, ग्रोथ ओवरऑल कंट्री के दिखाता है वो। लेकिन शशांक जी आप बताइए ना वो क्यों होगा। ना ना अब नहीं बताऊंगा। भाई बता तो दो भाई। इस तरह अरे से नहीं, real GDP per capita is a measurement of total economic output of a country divided by the total number of people adjusted for inflation. It is used to compare the standard of living between countries and over time. The economic indicator consists of the following three concepts. You must understand these first if you want to comprehend GDP per capita. The first concept is gross domestic product. That means everything the country produces in a year. The component of GDP are personal consumption, business investment, and government spending, and export minus import. Export minus import. ये GDP वाला part हो गया. The second is real GDP, which is GDP without the effect of price change. Inflation makes regular nominal GDP higher, so real GDP is more accurate measurement when you want to compare an economy over time. Okay, it is important. Then third is per capita, which means per person. Real GDP is divided by population of a country to calculate real GDP per capita. It's the best way to compare economic indicators like GDP for countries with different population sizes. Hence, per capita real income is the most appropriate measure of a country's economic growth. ठीक है. आई थिंक इसमें वही वाली चीज हो गई जैसे बोट आई थिंक अमृत्य सेन ने बोटस्वाना का एग्जांपल दिया था, तो छोटी सी कंट्री है, उसका जीडीपी रेट जो है काफी हाई हो जाएगा. वहीं अगर आप इंडिया का देखो, मतलब अगर पॉजिटिव भले ही दिखती है जीडीपी और काफी अच्छा भी ग्रो कर रही थी एक टाइम पे 7-8% तक थी, लेकिन एक्चुअली में क्या उसका बेनिफिट सब लोगों को हो रहा था, तो आई थिंक वो चीज पर कैपिटा इनकम से पता लगती, राइट. तो मे बी इसलिए पर कैपिटा इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंडिकेटर. तो इसका आंसर क्या हुआ? ये पर कैपिटा रियल इनकम. तो ये गलत है ना, प्रीवियस का नहीं है ना ये डी. ये तो यही लिख रहा है. ये सही है ना? डी तो है. अरे क्या उनमें तुम्हारे जैसे अकॉर्डिंग एक क्या होना चाहिए? ये तो सी है ना. देखा यूपीएससी के आंसर की में क्या है? ये प्रीवियस टू 2013 का क्वेश्चन है, बट इसका मार्क कर लो, बाद में देख लो. आई थिंक सी है आंसर इसका, राइट. यूपीएससी का की में दिया है. नहीं, ये वर्ल्ड है कि अभी नहीं मिलेगा ना पुराने वाले को. पता नहीं, हमें तो डी लग रहा था. एंड एक और डाउट था मुझे, संजय, गो बैक टू प्रीवियस क्वेश्चन. हाँ 16 जो मेरा बुक था ना सॉल्यूशन में, उसमें डी दिया है. ओके, तो ये भी थोड़ा चेक कर लो बाद में. वाई ना, बिकॉज सी व्हेनेवर वी रीड नेशनल इनकम ना, हम कुछ नेशनल इनकम कैसे मेजर करते हैं, इट्स बिकॉज ऑफ जीडीपी ओनली, राइट. स्पेशली हम नेशनल इनकम थोड़ी मेजर करते हैं. द वे टू मेजर नेशनल इनकम इज जीडीपी ओनली, सो इन दैट केस इट शुड बी डी ओनली. आई थिंक, आई मीन 16th वाला बोल रहा हूँ. मृणाल का कई देखना पढ़े है थे यार, कई नेशनल इनकम को मेजर करते हैं, एनपी करते हैं, कहीं पढ़ा था मैंने कहीं, पता नहीं. बोल रहे थे बताने के लिए, बताया नहीं उस समय. हम जर्नल का चेक कर लो क्योंकि इकोनॉमी है तो थोड़ी क्रेडिबिलिटी इनकी ज्यादा है. करेक्ट. आई थिंक 16th वाला मे बी रीसेंट, 17th पता नहीं ओल्ड होगा क्वेश्चन. ये यार इस वाले का 17 वाले का दूसरा वेबसाइट एक टॉपर करके है, वो भी यही आंसर बता रहा है, डी. डी बता रहा है. कोई नहीं, बाद में देखेंगे. 15 का डी बता रहा है ना. रुको, वो क्वेश्चन फिर से दिखाना. 2001 में आया था ये. 2001 में. हाँ रुको, नेशनल इनकम अप्रोप्रिएट कंट्रोल प्लस एफ कर लो.
the national income of a country for a given period is equal to total values of goods and services produced by nationals. ये भी मृणाल भी यही बता रहा है 16 का. इनका एक्सप्लेनेशन रीड करना है चाहिए. Observe the glossary. The national income is equal to NNP at the rate market price minus indirect taxes plus subsidy. Then what is NNP at market price? NNP market price is equal to GNP minus depreciation. Then what is GNP? GNP is equal to GDP plus net factor income from abroad. In other words, GNP includes aggregate income made by all citizens of the country, whereas GDP includes the incomes by foreigners within the domestic economy and excludes the income earned by citizens in foreign economy. ये I think शक्तिमान ने ये वाला पॉइंट रेज भी किया था. फॉरेनर्स जो है वो इंडिया में जो कमा रहे हैं उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और सिर्फ नेशनल्स क्या कमा रहे हैं वो उसके अंदर आएगा. इसके हाँ नीचे वाला वहाँ पे लिखा है फाइनल. National income of a country is defined as a sum of total factor income accrued to the residents of that country from the population activity performed by them within and outside the economic territory in the year. और ठीक है तो ये चीज हो जाएगा. तो हाँ क्या है ना वो अपडेट क्या है यूपीएससी ने की अपडेट क्या बोला है ना डी updated UPSC uploaded on official answer key D money value of final goods and service produced. इसका क्या मतलब है यार? अरे उसमें जीडीपी को मान दिया इनकम को, नेशनल इनकम को. बात एग्जैक्टली एनसीईआरटी में भी ऐसा ही लाइन है कि व्हेन दे स्टार्ट नेशनल इनकम वाला चैप्टर ना दे टेल की ग्रॉस नेशनल इनकम हम कैसे मेजर करते हैं. दे बोलते हैं बाय जीडीपी. तो नेशनल इनकम का सिंपलेस्ट वे ऑफ मेजरिंग इज जीडीपी ओनली. लगी मजाक चल रहा है यहाँ तो. वो पूरा ढंग से ना ए को समझा रहा नीचे जाके नहीं वो पहले किया था ना उन्होंने अपडेट की बाद में आया ना तो एक्सप्लेनेशन उन्होंने पहले जनरेट किया होगा राइट. सेकंड वाला क्वेश्चन भी सर्च कर लो ना. हाँ सेकंड वाला तो रियल नहीं है वो श्योर हूँ मैं बिकॉज वो पर कैपिटल हाँ 17th वाला आई थिंक शशांक ने लॉजिक एक्सप्लेन किया अभी एनएनपी वाला उसके हिसाब से वो ना अरे यहाँ पे लिखा है 2001 का ये क्वेश्चन है और यहाँ पे आंसर पर कैपिटा रियल इनकम ही लिखा है. वो जो 25 ईयर वाला कोई बुक है ना तो उसमें हम देख रहे थे अभी तो उसमें लिखा है पर कैपिटा पर रियल इनकम इज नथिंग बट एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट. इट मींस नेशनल इनकम इज सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर्स इनकम एडजस्टेड फॉर इंक्रीज इन प्राइसेस. हाँ तो होगा एनएम पे आ गया ना सो सी होगा राइट. पर यहाँ पे तो डी दिया है भाई लिखा है कि पर is nothing but NNP at factor cost. बट यार इसका एनएनपी दो वेबसाइट है ना डी बता रही है इसका. एक टॉपर है और जीके टुडे है. ठीक है चलो ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो तुमने 16th वाला डी कर दो और 17th थोड़ा कंफ्यूजन में रखो. ओके ठीक है राइट कूल. नेक्स्ट चलता है. Then आता है the term national income represents gross national product at market price minus depreciation, gross national product at market prices minus depreciation plus net factor income from abroad, gross national product from at market prices minus depreciation and indirect taxes plus subsidies. Or fourth one is gross national product at market prices minus net factor income from abroad. सी लिखा है यहाँ पे नेट फैक्टर माइनस. अब इन्होंने इसको अलग ले लिया डेफिनेशन नेशनल इनकम की. यहाँ पे एनएनपी ले लिया इन्होंने. ठीक है करेक्ट. हाँ इसमें देखो क्या आंसर है. मेरे इस मृणाल के बुक में तो सी लिखा है. हाँ तो एनएनपी निकालो ना एनएनपी मान के निकालो तो डिप्रिसिएशन माइनस करो राइट. और क्या ऐड करोगे इसमें वो नेट फैक्टर. हाँ
तो बी तो हो बी गया। होना यहाँ चाहिए। यहाँ पे लिखा है जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। क्वेश्चन नंबर 18 यार ये सी बता रहा है। 2001 का ही क्वेश्चन है। ये सी क्यों बता रहा है फिर, एक बार देख लेता हूँ। ऑप्शन ए रेफर्स टू एनएनपी, refers to gross national product, that is total market value of all final product services produced by the sectors of the production of a country or other polity during a given time period minus depreciation. डेप्रिसिएशन का मतलब जो वेयर एंड टियर कॉस्ट होता है ना, तो उसको माइनस करना चाहिए और इनडायरेक्ट टैक्स को भी करना चाहिए प्लस सब्सिडीज। सब्सिडीज का क्या चाहिए? अरे अभी इसमें कंफ्यूजन है कि एनएनपी एट मार्केट प्राइस होता है या एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है। ये तो मार्केट प्राइस पे दिया गया है ना। अभी चेंज कर दिया ना, मार्केट प्राइस कर दिया अब तो शायद, है हाँ ना? अभी चेंज कर दिया है, सही कह रहा है, एनएनपी मार्केट प्राइस कर दिया गया है। और जीडीपी को तो अब कर रहे हैं ना, जीवीएस में करते नजर करते हैं अपन लोग तो अब। हाँ करेक्ट। सब्सक्रिप्शन अनलॉक एवरीथिंग डिस्काउंट कोड बनाए दैट वाज। विजय एक चीज बताओ, ये जो एनएनपी है नेट नेशनल, तो ये यहाँ पर जो इंडिया में रह रहे हैं फॉरेनर्स उनका भी काउंट करती है क्या? नहीं, एनएनपी इज जीएनपी माइनस ना। अच्छा हाँ जी, ग्रॉस, ठीक है। तो फिर ऊपर वाला क्वेश्चन सही हो सकता है जो आप कह रहे हो ना, एनएनपी। ये यहाँ पे लिखा है। अभी कोई एक एक्सप्लेन कर दो ना तीनों क्वेश्चन को लिख। यार ये बात देखना पड़ेगा यार, इसमें कंफ्यूज कर दिया अभी इन लोगों ने। एनएनपी तो समझ सकते हैं, बट जैसे वो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें उन्होंने नेशनल इनकम इक्वल टू जीडीपी बोला है, और यहाँ पे अलग फॉर्मूला आ रहा है। मतलब ये वाला फॉर्मूला जीडीपी का नहीं है 18 में, तो ये कैसे पॉसिबल है? हाँ बट इस क्वेश्चन में हम वी हैव टू सी अमंग दीज ऑप्शंस ना, अमंग दीज सही बात है। ऑप्शंस। तो इसमें प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो होगा ही, है ना, क्योंकि नेशनल इनकम है। तो हमारे पास बी या डी में से ऑप्शन है। जो मृणाल का हमने पढ़ा था ना, उसमें उससे सी आंसर आ रहा है कि हाँ National income is equal to NNP at market price minus indirect taxes plus subsidy. हाँ ये वो नहीं है बता- ना, वो नहीं है, वो दैट ऑप्शन कॉम्बिनेशन इज नॉट देयर। वो बी होना चाहिए ना, राइट? 18th का बी होना चाहिए, राइट? लग तो ये रहा देखो है। ना, ये वाला किसी को क्लैरिटी है क्या इसमें? सी तो होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। फिर अगर ये वाले स्टेटमेंट में देखें ना, एनएनपी exactly. जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, तो ये फिट बैठ रहा है ना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड नहीं होगा क्या? नहीं संजय, व्हेन यू गो बैक ना, गो टू दैट पेज, उसमें फर्स्ट वाला लाइन देखो, एनएनपी इज इक्वल टू, नेशनल इनकम इज इक्वल टू एनएनपी एट मार्केट प्राइसेस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी। ओके, तो ये टैक्स और सब्सिडी जब आता है उसका हम ना कर देते हैं, टैक्स को माइनस कर देते हैं और सब्सिडी को ऐड कर देते हैं। बट सी द ऑप्शन कॉम्बिनेशन, ऑप्शन कॉम्बिनेशन में देखो एक बार। हाँ ऑप्शन कॉम्बिनेशन में यहाँ देखो डिप्रिसिएशन और टैक्स का और सब्सिडी का आ गया, तो ये थोड़ा ब्रॉड लग रहा है अभी, राइट? तो इसके हिसाब से सी होना चाहिए, करेक्ट? हाँ सी एक्चुअल होना में जो मृणाल ने लिखा है ना, एनपी मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट वाला है लिखा था उसने पूरा मिलाकर।
करेक्ट। नहीं, मार्केट प्राइस पे लिखा है ना इसने तो। ना NNP at market माइनस price. दिखा माइनस, तो ये एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट ही होता है पूरा नेशनल इनकम के लिए। ठीक है, अगर इसको करोगे ना फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस से इक्वल करोगे तो माइनस करना पड़ेगा ना आपको, इनडायरेक्ट टैक्स से प्लस सब्सिडी करना पड़ेगा आपको। तो नेशनल इनकम इक्वल टू एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट एक डिफाइंड टर्म शायद पूरा। अब वो फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू होता है मार्केट प्राइस माइनस अरे इनडायरेक्ट मार्केट टैक्सेस। प्राइस माइनस टैक्सेस और सब्सिडी कर देंगे तो फैक्टर कॉस्ट ही आ जाएगा ना, एनएनपी वही कह रहा फैक्टर हूँ ना, कॉस्ट आ जाएगा। हाँ हाँ, आई वही थिंक कह रहा हूँ। ब्रॉडली अब सही बोल रहे हैं ना। फैक्टर कॉस्ट मतलब एट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के टाइम में, मार्केट प्राइस करेक्ट मतलब वाइल सेलिंग टैक्स ऐड कर दे तो बस सिंपल है। टैक्स और सब्सिडीज का वो उसमें से हटा दो इफेक्ट, तो जो आएगा वो फैक्टर कॉस्ट ही निकल के आएगा अपने हाँ पास। हाँ करेक्ट। और उसमें ठीक है, तो इसका मतलब है सी है इसका आंसर, करेक्ट है। हाँ करेक्ट, इसका आंसर सी होना चाहिए। तो फिर इसने भी एक्सप्लेनेशन सही दिया हुआ है। तो कंफ्यूजन सिर्फ 17th वाला क्वेश्चन के पर है ना अभी। हम्म। हाँ 17 में इसको तो बताना वही हमने। हाँ करेक्ट, 17th तो ऊपर जाओ अभी। हाँ तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए अभी, मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। यार इसका ये तो डी बता रहा है। यही लग रहा है अभी डी तक। बता रहा है, 2-3 वेबसाइट भी डी बता रही है, तो एक बार इसका बाद में अपन देख लेंगे यार, अभी इसमें अभी तो कोई करेक्ट। एनलाइटमेंट होगा नहीं। पर ये एनएनपी को कंसिडर ही कर रहा है भाई, तो क्यों एनएनपी क्यों डायरेक्ट नहीं हो सकता? मतलब ये वाला बुक भी तो मृणाल का ही है ना, क्या है कहाँ गया? हाँ मृणाल एक्सक्लूसिव, हाँ यही तो पेपर है दिशा पब्लिकेशन। मृणाल ने 17 का क्या आंसर बताया? मृणाल ने 17 का डी बताया है, हम एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 37 क्या है? हाँ, per capita real income is nothing but NNP at factors cost. It means national income is sum total of all factor incomes adjusted for increase in prices. डी लिखा है पर जो जिक्र कर रहा है एनएनपी का। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, मेजोरिटी केस में वो एनएनपी ही बोलते हैं। हालांकि डेट वेरीज, अर्लियर फैक्टर कॉस्ट था, अभी मार्केट प्राइस ऐसा कुछ है, बट एनएनपी एट मार्केट प्राइस जनरली बोलते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर। ठीक है सब में ओके यार, पागल कर इसको रहा थोड़ा बाद में देख लेंगे है। अपन। स्किप करो स्किप। वो क्या लॉजिक है समझ में नहीं आ रहा। ठीक है 19 चलते हैं, नेक्स्ट 19 पे आ जाओ। The growth rate of per capita income at current prices is higher than that of the capital income at constant prices. सही है क्वेश्चन। ठीक है हाँ, because the later देखो, takes into account the rate of dash. Growth of population, increase in price level, growth of money supply, increase in wage rate. प्राइस लेवल Increase in price Level है level. ना? Inflation. तो 19th का the growth rate of per capita income at current prices is higher than that of at constant prices because the later takes into account the later takes into account the rate of inflation, increase in price level of goods and services, which is higher than the constant price, which makes the per capita income at current price more than the constant price. ठीक है, सही है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। In an open economy, the national income Y of the economy is CIGX. M stands for consumption, investment, government expenditure, total export और total import। मतलब C है consumption, I है investment, G है government expenditure, total export का X, total import का M। तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सी है। एक होता जेम है ना ये। ठीक है करेक्ट। हाँ ये कंफ्यूजन हो रहा था प्रीवियस क्वेश्चन में, राइट। national output is equal to national expenditure, aggregate demand is equal to national income। तो फॉर्मूला उसने दे दिया, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। C।
काफी बड़ा एक्सप्लेनेशन दिया, कोई पढ़ेगा क्या? रुको रुको मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पे लिखा है दिस इज कॉल्ड नेशनल इनकम account identity for an open economy. Consumption refers to household expenditure on various goods and services. Goods are of three types: durables and non-durables, and services. इतना ही लिखा है यहाँ। ठीक है, एक बार ये वाला पढ़ दे, द इनकम मेथड एडिंग फैक्टर्स टुगेदर। The income method adding together factor incomes. GDP is sum of incomes earned through production of goods and services. This is income of people incomes from people in jobs and in self-employment as wages and salaries. Profits of private service business plus real income from the ownership of land. Gross domestic product by sum of factor incomes. Only those incomes that comes from from the production of goods and services are included in the calculation of GDP by income approach. We exclude transfer payments, for example, state pension, income support for families on low incomes, job seeker allowance for the unemployed, and other welfare assistance such as house benefit and incapacity benefits. Private transfer of money from one individual to another, and income not registered within the tax authorities. Every year, billions of pounds worth of activity is not declared as a tax to the tax authority. This is known as shadow economy. Published figure for GDP by factor incomes will be inaccurate because much activity is not officially recorded for include subsistence farming and barter transactions. Then आता है gross value added and contribution to the national GDP. There are three main wealth generating sectors in an economy: manufacturing, construction, primary, including oil and gas, farming, forestry and fishing, and a wide range of services sector industries. This measure of GDP adds together the value of output produced by each of the productive sector in the economy using the concept of value added. Value added is the increase in the value of goods and services as a result of production process. Value production minus intermediary goods. ठीक है, तो फिर आज अपन ऐसे करते हैं यार, इधर तक ही करते हैं, वो सर्वे का कल से अपन स्टार्ट करेंगे, तो लेट हो गया। तीन ही तो है, खत्म कर दो। कर देगा खत्म? नहीं 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 आज रहने दो। भाई चलो वोट करो। ठीक है, कल ही करते हैं इसको। ठीक है, अरे आज एथिक्स कब शुरू होगा? कल आई थिंक सब लोग नेशनल इनकम रिवाइज करके आ जाना। हाँ देख क्या रहता है। ओके, कल टॉपिक क्या रहेगा और अपना वही सेकंड वाला ना, वो जो प्लानिंग वाला भी रहेगा, बट आई थिंक प्लानिंग वाला शायद जल्दी हो जाएगा अपना, पॉवर्टी तक आ जाएंगे। प्लानिंग तो स्टैटिक है ना। प्लानिंग स्टैटिक है तो उसमें इतना कोई ज्यादा कंसेप्चुअल नहीं है, तो वो हो भी जल्दी जाएगा। पॉवर्टी तक अपन पहुंच जाएंगे, तो पॉवर्टी और नेशनल इनकम को थोड़ा देख लेना। आई थिंक कल ये प्लान पूरा रिवाइज कर सकते हैं ना शॉर्ट में। हाँ, सारे प्लान्स भी रिवाइज कर लेंगे, आई थिंक जल्दी हो ही जाएगा क्योंकि फेस्टिवल रहेगा एक का। ओके, ये कर लेंगे, पॉवर्टी कर लेंगे, और कल से वो इकोनॉमिक सर्वे है ना, एक एक चैप्टर उठा लेंगे अपन लोग। हाँ यार ये कर लो भाई। चलो फिर इकोनॉमिक सर्विस लगा है, चलाएगा यार वो उसका